everyone, this is Miricha and I welcome you all to my YouTube channel Legal Scanning. आई होप कि आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो इन्फॉर्मेटिव लगती होंगी और आप ज़रूर से ज़रूर उनको बहुत सारा ढेर सारा प्यार जो है वो देते ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनलाइजेशन के बारे में। तो जो नेशनलाइजेशन जो हमारा टॉपिक है वो अगर आप देखिए आपके एग्जाम्स के भी पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे आउट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर आप जानना चाहते हैं कि बैंकिंग हिस्ट्री में किस तरीके से नेशनलाइजेशन जो है वो एक तरीके से बहुत ही मेजर डेवलपमेंट के तौर पे आया, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स भी जाने और क्या होता है नेशनलाइजेशन उसको समझे, किस तरीके से ये मेजर डेवलपमेंट बैंकिंग हमारे जो हिस्ट्री है उसमें हमें देखने को मिला, तो भी आप इसे अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल कंट्रोल नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या है नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन हुआ क्यों, ठीक है, कैसे नेशनलाइजेशन हुआ, उसके इफेक्ट क्या क्या हुए, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में करेंगे बात। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आपको और भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर से जरूर मेरे इस छोटे से चैनल दैट इज लीगल स्कैनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशंस आप सबको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले सोशल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक तरीके से सोशल कंट्रोल हमें कैसे देखने को मिला उस पीरियड में, उसके बाद कैसे नेशनलाइजेशन हुआ उसके बारे में पहले चलिए जान लेते हैं। तो बेसिकली जो ये टर्म है, एक्सप्रेशन जो है सोशल कंट्रोल, अगर हम देखेंगे रिलेशनशिप किसके टर्म्स में, बैंक और बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके, तो एक तरीके से बहुत ही फेमस है सिंस अबाउट दिसंबर 1967 से ही, ठीक है। तो क्या थे, पहले बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट्स आते थे टू द बल्क ऑफ बैंक एडवांसेस वेयर डायरेक्टेड टू द लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो बैंक्स एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि बहुत सारे जो कंप्लेंट्स थे वो आते थे बैंक्स के बारे में कि ये जो एडवांसेस वगैरह हैं या फिर जो लोन वगैरह है, ठीक है, वो सारे किसको डायरेक्ट किए जा रहे हैं, लार्ज एंड मीडियम स्केल जो कंपनीज या फिर इंडस्ट्रीज थी उनको, एंड बिग एंड एस्टैब्लिश बिजनेसेस हाउसेस जो थे, दैट the sectors demanding priorities such as agriculture, small scale industries and export were not receiving their due share. It was also alleged that the directors of the banks, who were mostly industrialists, influenced many banks in granting indiscriminate advances to such companies, firm or institutions in which the directors were substantially interested. तो ये पैराग्राफ क्या रहा है, तो क्या था, पहले एक तरीके से हम देखेंगे जब हमारा पूरा बोल सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में उसकी जब हिस्ट्री देखेंगे, तो जब हमारी हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है, उसमें ही देखते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आज़ाद हुए थे, तो उसके बाद जो सोसाइटी थी ना वो एक तरीके से बहुत ही गरीब और बोल सकते हैं कि बहुत ही अमीर में डिवाइडेड थी, बीच का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, है ना। तो उस समय हम देखेंगे तो हमारी जो प्रायोरिटी सेक्टर थी वो क्या थी, हमारी एग्रीकल्चर थी, है ना। हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या था, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, है ना, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर कर ही रहे थे, ठीक। और जो बड़े बड़े जो लोग थे, क्योंकि नेशनलाइजेशन होने से पहले सिर्फ एक बैंक थी दैट इज एसबीआई, ठीक है, वो ही एक गवर्नमेंट बैंक थी, वो ही एक नेशनलाइज बैंक थी, उसके पहले सारे प्राइवेट बैंक्स थे। तो इस वजह से जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे या फिर जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स वगैरह थी जो कि इस्टेब्लिश कर रहे थे बिजनेस वगैरह अलग से, तो उन लोगों को एज इन हम देखेंगे एडवांसेस वगैरह बहुत ही तुरंत जल्दी से मिल जाती थी। लेकिन वहीं पे जो हमारी प्रायोरिटी सेक्टर थी जो कि एग्रीकल्चर थी, जो कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे, उनको अगर देखें तो उनको जो एडवांसेस थे, उनके जो ड्यू शेयर्स वगैरह होते थे, उनको वो चीज नहीं मिलती थी। तो एक तरीके से ये हमें देखने को मिला नेशनलाइजेशन से पहले, ठीक है।
तो देखेंगे हम कि इसकी वजह से ही कैसे नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो इस वजह से देखेंगे कि जो बैंक्स वगैरह होती थी उसके जो डायरेक्टर्स होते थे वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते थे, ठीक है, और बहुत बड़े क्या बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे। तो इस वजह से भी एक तरीके से जो और भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर जो और भी इंस्टीट्यूशंस जो सेटअप किए रहते थे उन लोगों को क्या रहता था, जल्दी से जल्दी एडवांसेस या लोन वगैरह जो होते थे वो मिल जाते थे। वहीं पे जो कि फार्मर्स होते थे, जो कि हमारे एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे फार्मर्स वगैरह, उन लोगों को एडवांसेस या फिर उनके जो शेयर्स और ड्यूज रहते थे, लोन्स रहते थे, वो मिलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इस वजह से क्या हुआ, ये बहुत लंबे समय से चलता ही आ रहा था। So these and other alleged mismanagement of the banks in view of the certain critics justified their demand for nationalization of the banks. इस वजह से क्या हुआ, ये जो मिसमैनेजमेंट पूरा देखने को मिल रहा था बैंकिंग सेक्टर में, इस वजह से जो कुछ लोग थे, जो क्रिटिक्स थे, जो कि इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने क्या मांग की, उन्होंने मांग की कि अब हमें नेशनलाइजेशन की जरूरत है। अब यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं होगा कि जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है, उन लोगों को मिलेगा एडवांसेस, उन लोगों को लोन मिलेगा, और जो प्रायोरिटी सेक्टर है जिसके वजह से हम एक तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा जो एक बड़ा जो एरिया है वो प्रायोरिटी सेक्टर है, ठीक है, तो उसको क्या है, अब उन लोगों को भी मिलना चाहिए बैंक से हेल्प, जो कि उनको जरूर से जरूर वो उसके हकदार है। तो ये जो था इसके वजह से ही नेशनलाइजेशन जो है वो हुआ, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं क्या है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन refers to the situation where the government takes over a private organization. Through this action, private bodies end up having ownership and control over these bodies, leading to the previous owners or shareholders losing their investment. तो ये एक तरीके से प्रोसेस है, ठीक है, ये एक तरीके से ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे जो गवर्नमेंट होता है वो प्राइवेट बॉडी को टेक ओवर कर लेती है, ठीक है, और उस एक्शन की वजह से जो प्राइवेट बॉडीज होती हैं उनका सारा ओनरशिप, ठीक है, कंट्रोल जो होता है उनके ऊपर, मतलब जो उनकी इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर, वो सारा क्या होता है, वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। और पहले से जो भी ओनर होंगे या शेयर होल्डर्स होंगे जो कि वो इन्वेस्टमेंट वगैरह किए होंगे वो भी लूज कर देते हैं वो, ठीक है। तो ये होता है नेशनलाइजेशन, ठीक। Bank nationalization in India started with the government nationalizing the 14 largest commercial banks on 19 July 1969 through the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Ordinance 1969, ठीक है। तो बैंक नेशनलाइजेशन में आप देखेंगे कि सबसे पहले 14 प्राइवेट बैंक्स या फिर बोल सकते हैं 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 19 जुलाई 1969 में। किस एक्ट के अंदर किया गया था, तो वो बैंकिंग रेगुलेशन, जो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस एक पास हुआ था, उसके तहत क्या किया गया था, नेशनलाइजेशन जो है वो किया गया था, ठीक है। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री एक ब्रीफ समझ लेते हैं कि कैसे हुआ नेशनलाइजेशन, उसकी क्या हिस्ट्री है। The move to nationalize the bank is credited to the government of इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब पावर में थी, जब उनकी गवर्नमेंट थी, तो ही ये जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो था हुआ था, उनके ही समय हुआ था, ठीक। While many saw this as a way to revive the nationalism of the people and do away with the capitalistic mindset of the capitalist bank, ठीक है, कुछ लोगों का ये मानना था कि जो कैपिटलिस्टिक जो लोग हैं, ठीक है, उनको ही जो प्रॉफिट्स मिल रही है, ठीक है, जो एक तरीके से पूरा कैपिटलिस्टिक बैंक ही बन गया है, उसको क्या करा जाए, हटाया जाए। वहीं पे कुछ लोगों का क्या मानना था, दिस वे एज अ वे टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द कंट्रीज करेंट प्रॉब्लम। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो अभी प्रॉब्लम चल रही है कंट्री में, उससे डाइवर्ट करने के लिए जो इंदिरा गांधी जी हैं वो नेशनलाइजेशन कर रही हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग protracted droughts that were hurting the economy and a growth rate that had fallen into negative territory, जो कि उस वजह से ड्रॉट वगैरह जो चल रहे थे, सूखा जो चल रहा था, ठीक है, जिसके वजह से जो हमारी फार्मर्स वगैरह थे उनकी फसल खराब हो जा रही थी। तो वो उस समय बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम थी, जो कि एक तरीके से
इंडियन इकोनॉमी को भी हर्ट कर रही थी, ग्रोथ में प्रॉब्लम डाल रही थी इंडियन इकोनॉमी के। तो वो भी एक तरीके से उससे डाइवर्ट करने के लिए लोगों को वो क्या कर रही थी, नेशनलाइजेशन कर रही थी। तो दो लोग थे, ठीक है, एक तो नेशनलाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे और वो इस तरीके से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कैपिटलिस्टिक जो पूरा एक बैंक बन गया है, कैपिटलिस्ट लोग जो जहाँ पे रह रहे, मतलब वहां पे घुस के अपना काम करा ले रहे हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है, तो उसको क्या करना है, चेंज करवाना है, ठीक है। तो वो तो इसके फेवर में थे। अगेंस्ट में कौन था, वो लोग थे जो कि समझ रहे थे जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, करंट जो सिनारियो है, ड्रॉट वगैरह चल रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है, ठीक है, इससे डाइवर्ट करने के लिए लोगों का नजर वो क्या कर रही हैं, वो नेशनलाइजेशन कर रही हैं, ठीक। अनदर रीजन फॉर नेशनलाइजेशन वाज द बैंक देमसेल्व्स, ठीक है। और तीसरा जो रीजन था वो क्या था, बैंक खुद ही थी। देयर वर हैवी क्रिटिसिज्म ऑन बैंक्स दैट दे वर कॉर्पोरेट फ्रेंडली and did not provide credit to the agriculture and loan to an industrialist who was involved with the banks. So तीसरा प्रॉब्लम यही था जो हमने सोशल कंट्रोल में डिस्कस किया कि कॉर्पोरेट फ्रेंडली हो गई थी, बिजनेसमैन जो थे बड़े बड़े, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे बड़ी बड़ी, है ना, उन लोगों को ही वो क्या कर रही थी, लोन वगैरह प्रोवाइड कर रही थी। और जो हमारी प्रायोरिटी सेक्टर है जो कि एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं, उन लोगों को वो ध्यान दे ही नहीं रही थी, ठीक है। This acquisition was backed by data that showed that the agriculture received 2% of credit. Can you believe it? Only 2% of credit जो था, वो जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर था जिसे हम कहते थे एग्रीकल्चरिस्ट जो थे, उनको 2% ही एक तरीके से लोन जो थे वो मिलते थे इन 1951 एंड दिस रिमेन्ड अनचेंज्ड टिल 1967। माय गॉड, मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि कितना बहुत बड़ा ये ड्यूरेशन था, टाइम जो गैप था, कि हम देख सकते हैं कि 1951 से लेकर के 1967 तक ये जो बैंक जो थे एग्रीकल्चरिस्ट लोगों को लोन दे रहे थे, दैट वाज ओनली 2%, whereas the share of industries has increased from 34% in 1951 to 64.3% in 1967. This is like मतलब unbelievable कि 2% से कहाँ जो हमारे इंडस्ट्रीज जो लोग थे उनको कितना मिल रहा था, पहले तो 34% था, ठीक है, 1951 में, और उसके बाद 1967 में अगर देखेंगे तो 64.3% हो गया। मतलब इतना बड़ा घपला चल रहा था पूरा। इसी के वजह से जो नेशनलाइजेशन है उसको होना पड़ा, ठीक है, इस वजह से नेशनलाइजेशन जो है वो किया गया। अब चाहे जो लोग कुछ भी सोचे, ठीक है, लेकिन एक तरीके से जो लूप होल था पूरे बैंकिंग सिस्टम में, या वो बोल सकते हैं कि पूरे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में, तो ये बहुत ही बड़ा लूप होल था जिसको कि नेशनलाइजेशन जब हुआ तो किस तरीके से वो पूरा चेंज किया उसने, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। Through nationalization, the government also hoped to mobilize and savings and put them to use for more beneficial and efficient uses. Bank nationalization was offer solutions to the economic and political difficulties of the movement among other economic and political factors. For instance, the 1962 and 1965 के जो conflict हुए थे with China and Pakistan both put strain on the public purse. ठीक है, तो इन सारी चीजों को सही ट्रैक पे लाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया, जिससे कि वो इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल डिफिकल्टीज चल रही थी उस समय उसको क्या कर सके, वो कंट्रोल में ला सके। आई होप कि दिस इज क्लियर। हिस्ट्री आप समझ गए, नेशनलाइजेशन क्या होता है वो समझ गए, सोशल कंट्रोल जो पहले था वो आप समझ गए किसके वजह से नेशनलाइजेशन हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि रीजंस ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स क्या क्या रीजन थे। पहला था देयर आर वेरियस रीजंस जो कि ऑकरेंस ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ। वन ऑफ द मेजर रीजन अगर देखेंगे तो वो था एनर्जाइज प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर जो थी उनको आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से उनको दबाया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था, उनके राइट्स जो थे उनको किस तरीके से सप्रेस किया जा रहा था कि 1951 से लेके 1967 तक भी उनकी हालत अगर आप देखेंगे तो 2% ही उनको मिलते थे, ठीक है, लोन वगैरह। वहीं पे आप देखेंगे जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे उनके जो शेयर्स थे एक तरीके से देखेंगे वो बढ़ के 34%
थे ही 1951 में, फिर बढ़ के 67 तक क्या हो गए, 64% हो गए। सो इट्स अ ह्यूज गैप। इसी वजह से एनर्जाइज करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर को, जो कि हमारी कौन थी, एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे, ठीक है, उनको इसी वजह से क्या हुआ, नेशनलाइजेशन जो है वो किया गया बैंक्स का, ठीक है। दूसरा क्या था, द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज इग्नोर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बाय द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ये भी रीजन हमें पता है। तीसरा था, दीज बैंक्स वर सीन एज अ केटरिंग टू ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस, ये तो हमें पता ही है कि वो लोग तो बस कैपिटलिस्ट लोग को देख रहे थे, जो जिनकी बहुत बहुत बिजनेसेस थे, लार्ज इंडस्ट्रीज जिनकी थी, उन्हीं को प्रायोरिटी उस समय दी जा रही थी। In 1950, around 2.3% of bank loans went to the farmers. However, over the following 17 years, the percentage fell to 2.2. ठीक है, 1950 में 2.3% दिया जा रहा था, और 17 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो वो गिर गया, 2.2 हो गया वो। Unbelievable. The government also wanted to open new branches in the rural and the backward areas. तो गवर्नमेंट क्या था, उनका भी ये प्लान था, उनका भी एक तरीके से ये नोशन था कि हमें क्या करना है, ब्रांचेस नए नए खोलने हैं रूरल और बैकवर्ड एरियाज में, सो दैट कि ये जो हमारी पूरी प्रायोरिटी सेक्टर थी वो रह कहाँ रही थी, बेसिकली वो बैकवर्ड एरियाज में ही रह रही थी, रूरल एरियाज में ही रह रही थी, विलेजेस में ही रह रही थी। तो वहां पे अगर हम ब्रांच वगैरह खोलेंगे, मतलब बैंक के ब्रांचेस अगर नए खोलेंगे तो उनको ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि भाई इतनी दूर दूर बैंक्स होते थे तो वो जा ही नहीं पाते थे, ठीक है। तो इस वजह से जब वहीं पास होगा तो लोग जाएंगे, ठीक है, और एक तरीके से उनको उससे हेल्प भी मिलेगा। क्लियर हो गया, तो ये हमारे कुछ मेजर रीजंस हमें देखने को मिले नेशनलाइजेशन के लिए, ठीक है। Only major banks were selected for the nationalization process and the criteria had to be set. Any bank which was not foreign and had deposits over 50 crore rupees. तो क्राइटेरिया क्या था नेशनलाइजेशन के, सारे बैंक्स नहीं नेशनलाइज किए गए थे, ठीक है, पहले तो 14 बैंक्स ही नेशनलाइज किए गए थे। अब वो 14 बैंक्स का क्राइटेरिया क्या था, किस बेसिस पे वो नेशनलाइज करे जाएंगे, तो एक तो वो फॉरेन बैंक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, फॉरेन बैंक्स, वो एक फॉरेन बैंक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जिनका की डिपॉजिट अगर हम देखेंगे तो वो 50 करोड़ रुपीस होंगे, ठीक है, जिनके डिपॉजिट्स 50 करोड़ रुपीस होंगे उन्हीं को नेशनलाइज किया जाएगा। और पहला कि वो फॉरेन बैंक नहीं होने चाहिए, ठीक है। द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड द ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1969 was passed, ठीक है, ये जो एक्ट था ये पास हो गया, एंड इट लेड डाउन द क्राइटेरिया फॉर द नेशनलाइजेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट वाज टू serve better the needs of the development of the economy in conformity with the national policy and the objectives। जो हमारा national policy है जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, फॉर द बेटर नीड्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ये जो नेशनलाइजेशन था उसे किया गया, ठीक। इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज में, दैट इज 1969 में क्या था, 14 बैंक्स वेर 14 बैंक्स वेर नेशनलाइज इन द सेकेंड फेज। जब पहला फेज क्या था, 1969 में हुआ था नेशनलाइजेशन, जिसमें कि फर्स्ट 14 बैंक्स थे, 14 कमर्शियल बैंक्स थे, उनको नेशनलाइज किया गया। दूसरा फेज 1980 का था। फर्दर द 6 more banks were brought under the government control, thereby bringing the government controlled over the banking sector up to 91%, ठीक है। उसके बाद 91% तक जो मतलब बैंकिंग जो सेक्टर थे उस पे जो गवर्नमेंट है उनकी कंट्रोल होने लगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इफेक्ट क्या हुआ, नेशनलाइज तो कर दिया गया, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक। तो द रिजल्ट ऑफ नेशनलाइजेशन वाज वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्प्रेसिव। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं हुआ, ठीक। पहला क्या, देयर वाज अ रैपिड एक्सपेंशन एंड डिस्पर्सल ऑफ बैंक्स और ब्रांचेस ऑफ बैंक्स इन द सिटीज, अर्बन टाउन्स एंड द सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो हम देखेंगे कि बहुत रैपिड एक्सपेंशन, नए नए ब्रांचेस जो थे वो रूरल एरियाज में, टाउन्स वगैरह में, ठीक है, सिटीज वगैरह में खुलने लगे, ठीक।
दूसरा क्या, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट मोबिलाइजेशन ऑफ द डिपॉजिट। ठीक, यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट जो मोबिलाइजेशन था डिपॉजिट्स का वो बैंक में हमें देखने को मिलने लगा। बैंकिंग फैसिलिटीज हैव बीन एक्सटेंडेड टू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। देयर इज अ बैंकिंग हैबिट ग्रोइंग इन द पीपल। एक तरीके से लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट्स ग्रोथ होने लगे। जब तक बैंक में जाएंगे नहीं, वहां के तौर तरीके नहीं समझेंगे, वहां पे क्या चल रहा है, कैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप खुद नहीं करेंगे, तब तक वो जो हैबिट होगी आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, है ना। तो इस वजह से लोगों के अंदर नेशनलाइजेशन के पहले एक तो वैसे ही प्रायोरिटी सेक्टर को कुछ माना ही नहीं जा रहा था, तो उनके अंदर वो डेवलप नहीं थी। तो जैसे ही नेशनलाइजेशन हुआ, लोगों के अंदर बैंकिंग हैबिट जो है उसका ग्रोथ देखने को मिला। ठीक, चौथा है बैंकिंग एडवांसेस एंड लोन्स आर बीइंग गिवन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, तो जो प्रायोरिटी सेक्टर के लोग थे उनको देखा गया, उनको भी समझा गया, ठीक है, कि इनको जरूरत है, और उस बेसिस पे लोन मिलने लगे या फिर एडवांसेस जो थे। The infrastructure and management is capable of taking quick decisions and implement them down the line। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट वगैरह था वो क्या हुआ, is capable of taking quick decisions। ये क्या थे, क्विक डिसीजंस लेने लगे। ठीक है, जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने लगे, और वो भी सिर्फ जो कैपिटलिस्ट लोग थे या फिर ऐसे लोग थे कि जो कि सिर्फ उनको ही वो ही लोन वगैरह जो थे वो ले सकते हैं, तो ऐसे डिसीजंस नहीं, रादर देन वो न्यूट्रल डिसीजंस थे। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट देम डाउन द लाइन। ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा पूरा नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें मैंने सारा कुछ जो है वो आप सबके लिए कवर कर दिया है। ठीक है, सोशल कंट्रोल से लेके, हिस्ट्री से लेके, नेशनलाइजेशन से लेके, उसके इफेक्ट से लेके, और किस तरीके से नेशनलाइजेशन पूरा हुआ, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी नेशनलाइजेशन में हो गई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक करें, और ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, मेरा एक इंस्टाग्राम मतलब आईडी भी है, दैट इज़ लीगल स्कैनिंग करके, स्कैनिंग लीगल। तो उस पर भी मैं पोस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें डालती रहती हूँ, लॉ से भी रिलेटेड, यानी न्यूज़ वगैरह जो कि रिलेवेंट न्यूज़ होंगे। ठीक है, तो वो सब भी डालती रहती हूँ। तो वो सब भी आप अगर कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, तो वहां पे भी कनेक्ट मेरे से हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।